नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ तिशा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बता दें कि देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायती राज विभाग में चयनित 126 ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। तो वहीं इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। अपने संबोधन में सीएम धामी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि आप सभी नव चयनित अधिकारी अपने कर्तव्यों का निष्ठा और समर्पण के साथ निर्वहन करेंगे और उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पेपर लीक की वजह से युवाओं का, हमारे नौजवानों का, भाई बहनों का भविष्य अंधेरे में जा रहा था और उनके माता पिता के जो सपने थे वो सपने चकनाचूर हो रहे थे। उनका आत्मविश्वास लगातार कम हो रहा था, आत्मबल कम हो रहा था, क्योंकि उनको लगता था कि हमारी योग्यता, क्षमता, प्रतिभा के साथ न्याय नहीं हो रहा है। और इसी समस्या को गंभीरता से लेते हुए हमने न केवल नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया, बल्कि देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लाकर इस पेपर लीक की समस्या को जड़ से समाप्त करने का काम किया। और नकल विरोधी कानून के माध्यम से हमने सुनिश्चित किया कि आप परीक्षा में सिर्फ प्रतिभा चलेगी, योग्यता चलेगी, क्षमता चलेगी, सिफारिश नहीं, और योग्यता जीतेगी, जुगाड़ या भ्रष्टाचार नहीं जीतेगा। और वही आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों से एकजुट रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आप लोग किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आए और एक उत्तराखंड, एक उत्तराखंडी की भावना से मिलकर काम करें। दरअसल मुख्यमंत्री धामी मुख्य सेवा सदन में आयोजित वन पंचायत अधिकारियों की नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड की एकता और असीमता से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक, लोगों तक विकास की धारा पहुंचे और सभी उत्तराखंडवासी मिलजुल कर काम करें, उत्तराखंड को आगे बढ़ाएं। इसलिए मेरा अपने सभी उत्तराखंडवासियों से आग्रह है कि किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आकर एक उत्तराखंड और एक उत्तराखंड की भावना से मिलकर कार्य करें। और आज मैं इस अवसर पर फिर से एक बार सख्त लहजे से उन सभी लोगों को, चाहे वो कोई भी हो, हमारे मंत्री हों, विधायक हों, सांसद हो, जनप्रतिनिधि हों या आम उत्तराखंडी क्यों ना हो, सभी से कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड की एकता के साथ खिलवाड़ करने वालों को हमारी सरकार बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी। इसलिए आज के बाद इस प्रकार के भड़काऊ बयानों को भी गंभीरता से लिया जाएगा और उत्तराखंड की अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बता दें कि सहकारी समितियों के चुनावों को लेकर कांग्रेस की ओर से बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस नेता और जिला सहकारी बैंक देहरादून के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के.एस. राणा ने बीजेपी पर चुनावों में धांधली के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ना ही हाईकोर्ट की मान रही है, ना ही सहकारिता एक्ट को मान रही है और ना ही सरकार अपने पूर्व के आदेशों को मान रही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार अपनी मनमर्जी कर रही है। पहले नवंबर का कार्यक्रम दिया कि नवंबर में हम चुनाव करा देंगे, वो फिर वापस ले लिया वो कार्यक्रम। फिर दिसंबर का डेट दी इन्होंने, दिसंबर में कराएंगे 16 और 17 दिसंबर को, फिर उसको भी निरस्त कर दिया। फिर उन्होंने आखिरकार ये फरवरी का डेट दिया कि हम फरवरी में चुनाव कराएंगे। तो खैर फरवरी में फिर इन्होंने कराया चुनाव, और कराया तो क्या हुआ कि फिर कुछ लोग कोर्ट चले गए, साहब ये तो अपनी मनमर्जी से चुनाव करा रहे हैं। इन्होंने पुराने सदस्यों को सबको मताधिकार से वंचित कर दिया, उनको वोट देने का अधिकार ही नहीं रखा उनका। तो ये तो कोई व्यवस्था थी ही नहीं है, क्योंकि जो सदस्य हैं उनका वो शेयर होल्डर है उस समिति में, और शेयर होल्डर का मतलब कि वो वहां का उतने % का मालिक होता है, उसको आप कैसे वंचित कर रहे हैं।
और अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां पर अलग अलग जगहों पर लगने वाली बाजारों को लेकर हल्द्वानी मेयर ने महिला सुरक्षा समेत 4 अहम फैसले किए हैं, जिसके चलते बाजार वालों को पार्किंग बनाने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बाजार वालों से जो मार्केट लगाते हैं उनसे कहा है कि वहां पर सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य होगा हाट बाजार में, जो कि पूरी निगरानी करेगा। हमने कहा कि प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, हमने कहा कि वहाँ पर बाथरूम होना चाहिए। ये 3 चीज़ें अनिवार्य हैं। चौथा हमने कहा कि पार्किंग की पूरी व्यवस्था हो ताकि सड़कें जाम से बच सकें, ये हमने उनसे कहा है। और उधर आपको बता दें, टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत आने वाले नदी क्षेत्र में स्टोन क्रशर की आड़ में अवैध खनन को अंजाम दिया जा रहा है। इसी के चलते स्टोन क्रशर संचालक के प्रपत्रों के आधार पर खनन का काम कच्चे माल की प्राप्ति दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में अवैध खनन, राजस्व चोरी और नदियों के दोहन को रोकने के लिए कठोर कार्रवाई करवाने को लेकर आज रालोद प्रदेश महासचिव ने टिहरी जिलाधिकारी कार्यालय जाकर जिला अधिकारी से मुलाकात की। और उधर आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पहाड़ मैदान के बयान को लेकर नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि जिस तरह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बयानबाजी कर रहे हैं, ये प्रदेश के हित में नहीं है। ऐसे में उनका कहना है कि एक राजनीतिक दल होने के नाते उन्होंने मंत्री को भी फटकार लगाई है। क्या कांग्रेस पार्टी भी अपने कार्यकर्ताओं को इस तरह से फटकार लगाने का काम करेगी? साथ ही उनका यह भी कहना था कि उत्तराखंड सभी लोगों का है, इस प्रदेश में पहाड़ मैदान की बात नहीं होनी चाहिए। देखिए, विषय क्या है कि एक दल के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरा कर्तव्य है समाज के हर वर्ग को, हर अन्य दल के कार्यकर्ता से इस बात की अपील करना कि सौहार्द बना के रखें। लेकिन जिस प्रकार से लगातार 3-4 दिन से कांग्रेस मुद्दे को एक प्रकार से उसका जो समाज का द्वेष पैदा करने का जो काम कर रहा है, उसके आधार में फिर अपील कर रहा हूं, सोशल मीडिया के जगत के लोगों से अपील कर रहा हूं, पहचानिए देवभूमि के अंदर इस प्रकार का माहौल किसी ने किया। मैं डांट लगाई अपने मंत्री की, तो क्या मैं फिर कह रहा था, इतना नैतिक बल कांग्रेस के अध्यक्ष में है? आज जो पहाड़ मैदान की जो वहां पर चर्चा कर रहे हैं, उनको बुलाकर चर्चा करे, उन पर कार्रवाई करे, कम से कम डांट डपड़ तो करे। क्या मैसेज देना चाहते हो यार? राज्य के अंदर मुख्य विपक्षी दल है। और मैं फिर कहता हूं, बार बार कह रहा हूं, कांग्रेस के बुद्धिजीवी जो नेता वो समझ भी रहे होंगे, बड़ी क्षति कांग्रेस को होगी। और जिस दिन वो क्षति सामने आएगी, उस दिन कांग्रेस को महेंद्र भट्ट की याद आएगी। तो वहीं आपको बता दें कि विधानसभा बजट सत्र के दौरान सदन में संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के विवादित बयान को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। कांग्रेस महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि मंत्री जी के मां गंगा के पास जाने से उनके पाप धुलने वाले नहीं हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी को इस लड़ाई झगड़े से बाहर आना चाहिए, इससे प्रदेश का कोई विकास नहीं हो रहा। गए हैं, प्रयागराज कुंभ में गए हैं, उससे इनके पाप धुलने वाले नहीं हैं। मंत्री की एक गरिमा होती है, किस प्रकार से आपने गरिमा को तार तार करने का काम सदन के अंदर आपने किया, किस प्रकार से खुलेआम आपने ऋषिकेश के अंदर आप लड़ते झगड़ते नजर आए। तो इनके मंत्री खाली ये प्रेमचंद अग्रवाल तो एक उदाहरण है। इनके कई और नेता है जो आए दिन असले लेके घूमते फिर रहे हैं, लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं ये लोग। इनका विकास से कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में झांके और प्रदेश के विकास के लिए जो जनता ने इनको चुन के भेजा है, उन मुद्दों को प्रमुखता के साथ उठाना इनको चाहिए। इस प्रकार की लड़ाई करने से प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने अंतर्द्वंद में डूबी हुई है और इसलिए ये इस प्रकार के मुद्दे सदन और सदन के बाहर ये लोग उठा रहे हैं। और अगली खबर अब प्रतापनगर से है, जहां पर विधायक विक्रम सिंह नेगी ने संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ सदन में अमर्यादित भाषा का प्रयोग किए जाने पर मोर्चा खोल दिया है। विधायक विक्रम सिंह नेगी ने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की जिला योजना की बैठकों का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि विधायक निवास में पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक विक्रम सिंह नेगी ने कहा कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड की अस्मिता पर हमला किया है। उनके इस व्यवहार से उत्तराखंड में उबाल है। मंत्री ने सदन में जिस भाषा का प्रयोग किया वो बर्दाश्त योग्य नहीं है।
देखिए, विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा जो असंसदीय भाषाओं का प्रयोग किया गया है और उत्तराखंड के जनमानस का और देवभूमि की जनता को जो गाली दी गई, ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। मैंने तय किया है कि वो टिहरी और उत्तरकाशी के प्रभारी मंत्री हैं और जिला योजना के बैठक और जो अन्य बैठकें उनके द्वारा की जाती है, मैं उनकी बैठकों का बहिष्कार करता हूं और जब तक वो प्रभारी मंत्री रहेंगे तब तक मैं उनकी बैठकों में नहीं जाऊंगा, उनका बहिष्कार करूंगा। खबर खटीमा से है, जहां पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी पत्नी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने नव दंपतियों को आशीर्वाद और बधाई दी। इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि कन्यादान को हमारे समाज और संस्कृति में महादान की संज्ञा दी गई है। मुझे एक अभिभावक के रूप में इस विवाह में शामिल होने का अवसर मिला है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो वहीं इस पर जानकारी देते हुए महादेव मंदिर पुजारी ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। सर्वप्रथम आपको बताना चाहेंगे कि महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में ये विगत पिछले वर्ष भी हमने विवाह यहाँ किया था। 7 कन्याओं का निर्धन कन्या विवाह हुआ था और इस बार हमने 25 निर्धन कन्याओं का विवाह किया है। ये पूरा कार्यक्रम निर्माणाधीन गौरी शंकर महादेव मंदिर के सेवादारों के द्वारा होता है। पर्सनल कोई ऐसा यहाँ पर व्यक्ति विशेष नहीं है, पूरे समाज के द्वारा और मंदिर के संरक्षक के द्वारा पूरा कार्य किया जाता है। इसमें कोई ऐसा व्यक्ति पर्टिकुलर नहीं है, ना कोई ऐसा संगठन है कि जो इसमें अगुवाई करता हो। तो यहाँ सभी सेवादार हैं और सभी करने वाले हैं। जी, प्रदेश के मुखिया आदरणीय श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ उपस्थित हुए थे और उन्होंने आशीर्वाद दिया और आश्वासन भी दिया कि ये जो कार्य हो रहा है बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। गौरी शंकर महादेव मंदिर परिसर में जो कार्य हम लोग कर रहे हैं, इसकी उन्होंने प्रशंसा भी की। और उधर आपको बता दें कि बीजेपी संगठन चुनाव को लेकर पदाधिकारियों की नियुक्ति शुरू हो गई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ओर से 11 मंडल अध्यक्षों की सूची जारी की गई है। इस पर जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का कहना है कि बीजेपी में संगठनात्मक चुनाव होते हैं। इससे पहले मंडल अध्यक्ष घोषित कर दिए हैं, जिसके बाद अब जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जा रही है। कि संगठित रूप से हमारे संगठन की जो चुनाव प्रक्रिया है वो जारी है। हमने सभी जगह जो है मंडल अध्यक्ष सभी की सहमति से घोषित कर दिए हैं और जिलाध्यक्ष की जो प्रक्रिया है वो अभी गतिमान है। 1-2 दिन में जो है हमारे पास जिलाध्यक्ष की सूची भी जो विभिन्न जिलों से आनी है वो आ जाएगी और उसके बाद जो है सभी जिलों में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो जाएगी। बढ़ेंगे आगे, बता दें कि पूर्व विधायक प्रणब सिंह चैंपियन को हरिद्वार जिला अस्पताल में भर्ती हुए 10 दिन से ज्यादा बीत गए हैं, लेकिन डॉक्टर्स अभी तक उनकी बीमारी का पता नहीं लगा पाए। तो वहीं इस पर जानकारी देते हुए हरिद्वार के सीएमओ ने बताया है कि सीएमएस और सर्जन से फाइनल रिपोर्ट मांगी गई है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। 15 फरवरी की रात को चैंपियन की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। मणिपुर विधायक जी जो भर्ती हुए थे उनके लिए मैंने एक फिजिशियन और सर्जन की टीम बना रखी थी और उन दोनों ने कर लिया है। फिजिशियन के स्तर पे उनके लिए अब कोई ट्रीटमेंट शेष नहीं बचा है। सर्जरी में पर रेक्टल जो है ब्लीडिंग हो रही थी, उसके लिए प्रैक्टोस्कोपी कर ली गई है। कोलोरेक्टल एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत है। कल सर्जन से जो बात हुई, आज मैंने कल ले पत्र भी जारी कर दिया है फिजिशियन सर्जन को और पीएमएस जिला अस्पताल को भी कि जो भी ऐसा स्थिति है उससे मुझे अवगत कराएं। और उधर आपको बता दें कि प्रदेश में वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग पूरी तरह से तैयार है। प्रशासन की ओर से की गई तैयारियों को लेकर प्रमुख वन संरक्षक डॉक्टर धनंजय मोहन ने बताया कि प्रदेश में 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू हो चुका है। विभाग की ओर से नवंबर महीने से जागरूकता का कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसके तहत अब तक 4800 जागरूकता कार्यक्रम किए गए हैं। हम लोगों ने जो भी तैयारियां होती हैं हमारी अवेयरनेस ड्राइव्स बहुत करी हैं इस साल हम लोगों ने नवंबर से ही, और इसके बाद अभी फायर सीजन शुरू हो गया है तो हमारे जो फायर वॉचर्स हैं उनको हम इंगेज कर रहे हैं और हमारे क्रूज स्टेशन सब मुस्तैद हैं। 1438 क्रूज स्टेशन हैं हमारे पास और इस साल हमारे पास जो हमारे रेगुलर स्टाफ हैं वो भी उसकी वैकेंसी लगभग पूरी भर गई हैं। तो
इसलिए हमारे पास वर्कफोर्स पूरी है, जिससे कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। साथ ही हम लोगों ने इस बार नया ऐप शुरू किया है फॉरेस्ट फायर पे। अभी तक हमारा सारा काम मैनुअल चलता था, इसका रिपोर्टिंग का भी, कंट्रोल का भी। अब ये सारी चीज़ें ऐप के माध्यम से कर रहे हैं और हमारे 6,500 कर्मी ऑलरेडी इस ऐप में रजिस्टर हो गए हैं और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं पिछले करीब 1 महीने से, जिससे हमें आग की सूचना भी जल्दी मिल रही है और इस तक पहुंचने में हमें रिस्पांस टाइम कम हो रहा है, जिसके कारण आग की जो भी विभीषिका है वो कहीं कम हो रही है पिछले सालों के मुकाबले। राज्य सरकार ने त्योहारी सीजन को देखते हुए मिलावटखोरों के खिलाफ प्रदेश भर में अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद अब होली के दौरान मिलावटी उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए प्रशासन की ओर से छापेमार दस्तों और सचल वाहनों टीमों का भी गठन किया गया है। इस पर जानकारी देते हुए विभाग के अपर आयुक्त और ड्रग कंट्रोलर ताजपर जग्गी का कहना है कि गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में छापेमारी अभियान लगातार जारी है। विभाग ने विजिलेंस सेल का गठन किया है। यहां शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाती है और साथ ही सर्विलांस के माध्यम से भी मॉनिटरिंग की जाती है। अभी हमने अपने दोनों मंडल के जो डीसीज हैं और मुख्यालय डीसीज को आदेशित किया हुआ है कि वो अपनी टीम एक बना दी हमने कि वो टीम के साथ रेगुलर यहाँ पर मॉनिटरिंग करें। हमारे सचल जो वाहन है वो भी इसमें भी हमने नोडल जो है हमारे जी हैं उसमें बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और उनको भी इसमें एक्टिवेट कर दिया है कि वो भी अपनी जगह जगह जाकर के सैंपल लें, जिससे कि आम जनमानस को सही खाना मिल सके, उपलब्ध हो सके। और ये पनीर और जो अन्य मावा ये है, ये सब इनको रोकने के लिए हमने स्पेशली आसरोड चेक पोस्ट में भी अपने जो डीओज हैं उनको कहा कि वहाँ पर भी निगरानी करें, या हरिद्वार में जाकर के करें और उधर उधमसिंह में विशेष यहाँ से ही ये अंदर हमारे स्टेट में आता है। बिल्कुल फूड जहाँ भी बन रहा हो वहाँ ये ऑथराइज है हमारे फूड इंस्पेक्टर, वो जा करके चेक कर सकते हैं। अगर कोई उनसे शिकायत करे इस तरह की कोई भी अगर घटना होती है जरूर चेक कर सकते हैं और उसके सैंपल जरूर ले सकते हैं। बिल्कुल बहुत आवश्यकता है सतर्क रहने की। और स्पेशल हमने अभी जो जैसा कि आप देख रहे होंगे विगत 1 साल में हमने बहुत त्वरित गति से कार्रवाई इन सब के ऊपर की हैं और काफ़ी सुधार भी इसमें हुआ और हमने सभी को इनको अलर्ट मोड पर रखा हुआ, अपने जितने भी ऑफिसर्स हैं कि आप तुरंत जहाँ भी शिकायतें मिलती हैं या अन्य सभी सर्विलांस के थ्रू ये चेक करते रहें। अभी हमने अपने विजिलेंस सेल, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, विजिलेंस सेल को हमने एक्टिवेट किया हुआ है कि जितने भी बॉर्डर्स एरिया हैं वहाँ पर रेगुलर निगरानी रखें। और अन्य जो स्टेट्स हैं, जैसे हमारे यूपी से हम लगे हुए हैं तो यूपी के ड्रग कंट्रोल से या वहाँ के इंस्पेक्टर जो सहारनपुर में हैं, मुजफ्फरनगर में, इनसे भी हमने अपने इंस्पेक्टरों को आगे वो रेगुलर उन टच में रहे और कोई भी अगर कार्रवाई तो ज्वाइंटली इस कार्रवाई को हैंडल करें। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बता दें कि विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा भारत आज तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो रहा है और देश की इस यात्रा में अहम भूमिका निभा रहा है अपना उत्तराखंड। उत्तराखंड तेजी से विकसित हो रहा है और यहां रोजगार के क्षेत्र में भी काफी संभावनाएं नजर आ रही हैं। देखिए खास रिपोर्ट। विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा अपना देश भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में शामिल हो गया है और देश की इस विकास यात्रा में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है उत्तराखंड। अपनी आध्यात्मिकता, प्राकृतिक खूबसूरती और पवित्र नदियों के लिए जाने जाने वाला ये राज्य अब एक तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था का केंद्र बन चुका है। उत्तराखंड अब एक बड़े औद्योगिक हब के रूप में उभर रहा है। ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि, आईटी, पर्यटन और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में यहाँ लगातार नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं, जिससे राज्य में निवेश का सिलसिला तेजी से बढ़ रहा है। राज्य की आर्थिक वृद्धि 2.87 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है और प्रति व्यक्ति आय 2.61 लाख रुपए है, जो राज्य की प्रगति को दर्शाता है। उत्तराखंड ने निवेशकों के लिए आसान और पारदर्शी प्रक्रियाएं लागू की हैं, जिससे ये निवेशकों के लिए एक आदर्श गंतव्य बन गया है। दिल्ली एनसीआर से केवल 2.5 घंटे की दूरी भी इस राज्य को और भी खास बनाती है। अगर बात की जाए उत्तराखंड के औद्योगिक विकास की, तो पिछले 2 दशकों में लगातार ये गति पकड़ चुका है। ये राज्य मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार के अवसरों में लगातार बढ़ोतरी कर रहा है। यहाँ 10,000 एकड़ से अधिक औद्योगिक भूमि उपलब्ध है। उत्तराखंड ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है।
हरिद्वार में स्थित हीरो मोटर्स का विश्व का सबसे बड़ा 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इस राज्य की उपलब्धियों का एक प्रमुख उदाहरण है। इसके साथ ही उत्तराखंड भारत के कुल ऑटो पार्ट्स उत्पादन का 10% से अधिक योगदान दे रहा है। फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में भी राज्य नए आयाम स्थापित कर रहा है। राज्य देश भर में जेनेरिक दवाओं के 22% उत्पादन में हिस्सा लेता है और यहाँ 370 से अधिक निर्माण और सपोर्टिंग यूनिट्स कार्यरत हैं। उत्तराखंड की उपजाऊ भूमि और ठंडी जलवायु इस उद्योग के लिए आदर्श स्थान है। सरकार की जो नीति है उसके कारण जो सब्सिडीज मिली थी, जो छूट मिली थी, उसके कारण यहाँ बहुत सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज फार्मा की आई थी। और आज की डेट में मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट और सबसे ज़्यादा दवाइयों का निर्माण जो है उत्तराखंड में हो रहा है। राज्य का कृषि क्षेत्र में भी निरंतर विकास हो रहा है। यहाँ 4 प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, जहाँ विभिन्न फसलों की खेती होती है। राज्य के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की मांग देश और विदेशों में तेजी से बढ़ रही है। उत्तराखंड का ठंडा मौसम, सुरक्षित वातावरण और प्राकृतिक संसाधन इसे डेटा सेंटर और आईटी कंपनियों के लिए एक आदर्श स्थान बनाते हैं। राज्य की आईटी नीति में उभरती तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए गए हैं। आईटी निर्यात में 13% वार्षिक औसत की वृद्धि ने ये साबित कर दिया है कि उत्तराखंड तकनीकी विकास के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देख रहा हूँ वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए फॉर देहरादून टू बिकम एन आईटी हब, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। यू आर गेटिंग द राइट इंफ्रास्ट्रक्चर, यू हैव द राइट कनेक्टिविटी, यू हैव द राइट टैलेंट पूल एंड you have the right resources, and foremost, the willingness of the government to make it a IT hub is there. उत्तराखंड सरकार छोटे और मध्यम लघु उद्योगों MSMEs को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं चला रही है। इन उद्योगों के लिए सस्ते कर्ज, तकनीकी प्रशिक्षण और निर्यात प्रोत्साहन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। राज्य में ऐसे कई छोटे उद्योगपति हैं जिन्होंने सरकार की नीतियों से लाभ उठाया है। गवर्नमेंट की तरफ से हमें बड़ी फैसिलिटीज़ मिली। उन फैसिलिटीज़ में जैसे हमने अपना DIC में रजिस्ट्रेशन करवाया, PNB बैंक ने हमें बड़ी हेल्प की। गवर्नमेंट की बड़ी फैसिलिटीज़ होने की वजह से हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जो हमारे छोटे निवेशक होते हैं जो कि 50 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि जिन्हें हम MSME कंसिडर करते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इन्हें कहा जाता है, उनके लिए हमने 2023 में MSME पॉलिसी लाई। अब इस पॉलिसी के अंतर्गत उन्हें 8 अलग अलग तरह की सब्सिडीज मिलती है। उन्हें इंटरेस्ट पे भी सब्सिडी है, कैपिटल सब्सिडी है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पे एग्जेम्पशन है और भी अनेक तरीके की सब्सिडीज उनको मिलती है। निवेशकों के लिए उत्तराखंड ने सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया है, जहां सभी आवश्यक मंजूरियां एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाती हैं। इसके साथ ही डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट सेंटर का गठन किया गया है, जो निवेशकों को प्रोजेक्ट के हर चरण में मदद करता है। ये प्रक्रिया निवेश को न केवल तेज बल्कि बेहद आसान बना देती है। उत्तराखंड में निवेश को और अधिक बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 में उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था, जहां देश विदेश से आए निवेशकों ने भाग लिया। यहां सरकार की योजनाओं और नीतियों को प्रस्तुत किया गया, जिससे राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए रास्ते खुल सके। एक निवेशक को अच्छा बिजनेस एटमॉस्फेयर, अच्छी कानून व्यवस्था, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नीतियां और बेहतर कनेक्टिविटी तो चाहिए ही, साथ में सबसे महत्वपूर्ण अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी आबो हवा भी है। और हमारा राज्य आपके इन्वेस्टमेंट के सारे मापदंडों को पूरा करता है। ये राज्य न केवल वर्तमान में औद्योगिक गतिविधियों का केंद्र बन चुका है, बल्कि भविष्य में यहाँ और भी अधिक संभावनाएं हैं। राज्य में मौजूद स्किल्ड मैन पावर, निवेश अनुकूल नीतियां और विकसित होता आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर इसे एक स्थिर और समृद्ध भविष्य की ओर ले जा रहा है। आने वाले वर्षों में ये राज्य एक प्रमुख वैश्विक निवेश केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। सामर्थ्य से भरी ये देवभूमि
निश्चित रूप से आपके लिए निवेश के बहुत सारे द्वार खोलने जा रही है। आज भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। उत्तराखंड का ये निरंतर विकास यहाँ की नीतियों और सरकार की ठोस योजनाओं से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, जो इसे देश के सबसे आदर्श और निवेश के लिए आकर्षक राज्यों में से एक बना रहे हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।